बच्चों करंटली हम लोग बीट्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं और आज इस पर जो है तीसरी क्लास है। क्लास नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 है ये। आपको हमने कुछ प्रॉब्लम्स के जो टाइप्स थे वो बताए कि किस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं और उनको कैसे किया जाता है। आज हम एक और डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे और जिस प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ टर्म्स दिए जाते हैं उस प्रॉब्लम में जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऑक्टेव हायर, ऑक्टेव हायर, तो इसका मतलब होता है दुगना, 2 times। ऑक्टेव हायर मीन्स 2 times। और कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है ऑक्टेव लोअर, ऑक्टेव लोअर का मतलब होता है हाफ। और जो ये ऑक्टेव हायर है और ऑक्टेव लोअर, ये जो टर्म है ये आपको फ्रीक्वेंसी के लिए मिलेगा। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑक्टेव हायर है। मान लेते हैं कि F1 और F2 यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं और अगर हमने ये कहा कि F1 इज़ ऑक्टेव हायर देन F2, तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 इज इक्वल टू है 2F2। इसी tariके से अगर यहाँ पर हायर की जगह पर लोअर लिख दिया जाए, क्या बनेगा? F1 इज ऑक्टेव लोअर देन F2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो F1 की वैल्यू है वो F2 से हाफ है। तो ऑक्टेव हायर और ऑक्टेव लोअर का मतलब क्या होता है? इसी तरह से कहीं कहीं पर आपसे वो ये कहेंगे एन ऑक्टेव हायर। केवल ऑक्टेव हायर का मतलब हो गया दुगना, डबल, 2 times। केवल ऑक्टेव लोअर का मतलब हो गया हाफ, आधा। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया एन ऑक्टेव हायर, तो बच्चों इसका मतलब ये है एन ऑक्टेव हायर मतलब मीन्स 2 की पावर n टाइम्स। टाइम्स मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव। और सिमिलरली अगर ये कहा जाए एन ऑक्टेव लोअर, एन ऑक्टेव लोअर, तो इट मीन्स 1/2 की पावर n टाइम्स। जैसे सपोज कर लो कि F1 और F2 ये फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये कहा जाए कि F1 इज 3 ऑक्टेव हायर देन F2। F1 वाली फ्रीक्वेंसी F2 से 3 ऑक्टेव हायर है। तो इसका मतलब ये होगा कि F1 वाली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 ऑक्टेव हायर है, तो 2 की पावर 3 इंटू F2। तो क्या मीनिंग निकल के आया? F1 इज इक्वल टू 8F2, ये मतलब निकल के आया। और सिमिलरली अगर इस हायर की जगह ये सेम स्टेटमेंट हो, केवल लोअर लिख दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 F2, यानी कि 1/8 F2। तो बीट्स की जिस प्रॉब्लम को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस तरीके के टर्म्स आपको मिला करेंगे रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसीज।
जो बातचीत होगी वो फ्रीक्वेंसी को लेकर के बातचीत होगी। दो फ्रीक्वेंसीज़ को आपस में कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर करने में वो इस टर्म को यूज़ करेंगे। तो एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जो कि आपको बता दी गई। दूसरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणी। तो जनरल टर्म है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है अपना जो है हाई स्कूल लेवल पर इसको, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक ऐसी सीरीज होती है, इन सीरीज इन विच, जिसमें कि डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी सीरीज के दो सक्सेसिव यानी कि क्रमागत टर्म्स मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं सक्सेसिव टर्म्स का मतलब हो गया क्रमागत पदों। तो क्रमागत पदों का जो अंतर है अगर वो कांस्टेंट चलता है तो ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, शॉर्ट में एपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इज 8 एपी। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आया, इनका भी डिफरेंस 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 2 आया। तो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो आंसर हो गया यस कि ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। जो एपी होगी सामने, तो उस एपी में कई सारे टर्म होंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इन एपी, एपी का जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग उसकी वैल्यू को ए से लिखते हैं। जैसे कोई भी एपी है, आपने एक एपी ली 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये एपी है। तो यहाँ पर आप देख ले, चेक कर सकते हो कि डिफरेंस 5 का ही चल रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है। हाँ, ये एपी है। तो पहला टर्म क्या है यहाँ पर 5, तो पहले टर्म की वैल्यू को हम ए से लिखा करते हैं। और जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव टर्म्स का, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, और ये होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स इन एपी। एपी के जो दो लगातार जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस है। ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स। जैसे सपोज कर लो कि एक एपी फिर से बनाते हैं 5, 10, 15 एंड 20, 25 एंड सो ऑन, ये एपी है। स्मॉल डी निकालना है, तो आपने इन दोनों टर्म को लिया। ये कौन सा टर्म है? तीसरा। गिन लो यहाँ से, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ये कौन सा टर्म है? चौथा। तो टर्म का डिफरेंस नहीं लेना है, टर्म की वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है। लगातार 2 सक्सेसिव टर्म है, चौथा और तीसरा। तो चौथा टर्म हो गया 20 और तीसरा टर्म हो गया 15, तो 5 आ गया। और कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्मॉल टी इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड टर्म वैल्यू, फॉरवर्ड टर्म वैल्यू, और माइनस का बैकवर्ड टर्म वैल्यू। ये नहीं देखा जाता सक्सेसिव टर्म में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बल्कि ये देखा जाता है कि आगे कौन है और पीछे कौन है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने एक एपी बनाई 10, 8
6 डॉट 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 AP इज AP। और हमने कहा कि इसमें हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो स्मॉल d इज इक्वल टू, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो फॉरवर्ड टर्म माइनस का बैकवर्ड टर्म सक्सेसिव लेना है हमको, तो ये दो सक्सेसिव ले लिया, दूसरा और तीसरा। तो आगे कौन है 6 माइनस पीछे कौन है 8, तो -2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस वाली बात है, इसमें आप गलती मत करिएगा। जब भी गलती होगी बीट्स के जिस तरीके की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम में अगर थोड़ी भी गलती करते हैं तो वो यही वाला सिचुएशन रहता है, डी निकालने में। कॉमन डिफरेंस कभी नेगेटिव आता है, कभी आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है। और फिर AP में पहला टर्म उसकी वैल्यू होती है, AP में दूसरा टर्म उसकी वैल्यू होती है, AP में तीसरा टर्म उसकी भी वैल्यू होती है, AP में चौथा टर्म उसकी भी वैल्यू होती है। ऐसे ही AP का जो nवां टर्म है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ nवां टर्म यानी कि nth टर्म, तो हम उसको निकालेंगे इस फार्मूले से। लिखने का तरीका होता है an और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। व्हाट इज an nवें टर्म की वैल्यू, व्हाट इज an nवें टर्म की वैल्यू, एंड व्हाट इज a फर्स्ट टर्म की वैल्यू, एंड व्हाट इज n ऑर्डर, टर्म ऑर्डर। 10वां टर्म तो n बराबर 10 और 25वां टर्म तो n बराबर 25, 29th टर्म तो n बराबर 29 और d इज़ ए कॉमन डिफरेंस। तो जिस क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जो है ये AP का थोड़ा सा जो आपने पहले से इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा हुआ है हाई स्कूल लेवल पर, उसका यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की होगी, प्रॉब्लम कैसी होगी आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से लिखा होगा कि बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क, आप में से शायद विशाल ने या फिर किसी बच्चे ने ग्रुप में जो है इस तरीके का क्वेश्चन इसके पहले ही डाल रखा है। यानी आज की क्लास में हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को करना सीख रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने उस प्रॉब्लम को पहले ही ग्रुप में डाला हुआ था। तो अब आप उस क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस कर पाएंगे। कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क हैं, बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क्स, और ये जो बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क हैं वो क्या किए गए हैं, तो सजा दिए गए हैं। आर अरेंज्ड, कैसे सजाए गए हैं, तो इन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क हैं जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के सजाए गए हैं। जैसे कि पहला ट्यूनिंग फॉर्क अपनी फ्रीक्वेंसी है उसकी अपनी कुछ, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी, फिर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सजा दिए गए। और फिर क्वेश्चन में कहेगा कि सक्सेसिव फॉर्क फॉर्म कांस्टेंट बीट्स, और किन्हीं भी दो ट्यूनिंग फॉर्क को लिया जाए सक्सेसिव में तो वो कांस्टेंट बीट्स बनाते हैं, ये कहा जाएगा। और फिर क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या पूछा जाएगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा। एंड फर्दर देयर इज सम टास्क। तो अब आपको क्वेश्चन में एक टास्क दिया जाएगा कि भाई अब ये निकालो, वो निकालो, जो भी कहा जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्या तरीका है, किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम में हम अपना जो है मूवमेंट रखें। तो देखो, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स
ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले कंसीडर सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स। तो पहले आप ट्यूनिंग फॉर्क की एक सीरीज बना लो। कैसे? ये रहा पहला फॉर्क, उसके बाद ये रहा दूसरा फॉर्क, और ये रहा तीसरा फॉर्क, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ये लास्ट वाला फॉर्क आएगा कहीं ना कहीं। तो आप जो है सीरीज बना लो। तो कंसीडर सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब अगर क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है तो वो इंक्रीजिंग में है, ये सीरीज इंक्रीजिंग में है, और घटता हुआ ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग में है। फिर क्या करेंगे? तो कंसीडर सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड लेट फ्रीक्वेंसी f फॉर फर्स्ट फॉर्क। तो आप जो है अपने मन से ये मान लीजिए कि पहले वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f है, ऐसा मान लीजिए। तो दूसरे वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? आप देखो ना कि यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्क मिल करके बीट्स देते हैं, कांस्टेंट बीट्स देते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला वाला ट्यूनिंग फॉर्क और दूसरा वाला ट्यूनिंग फॉर्क सक्सेसिव है और ये x बीट्स देते हैं, x बीट्स देते हैं। दूसरा वाला और तीसरा वाला भी x बीट्स देंगे क्योंकि कांस्टेंट बीट्स है। तो आपने बच्चों ये काम किया हुआ है कि अगर पहले वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तुमने f मानी है और पहला और दूसरा x बीट्स देते हैं, तो दूसरे वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? या तो f प्लस एक्स हो जाएगी और या फिर f माइनस एक्स हो जाएगी। सही है ना? या तो f प्लस एक्स हो जाएगी या f माइनस एक्स हो जाएगी। तीसरे वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब क्या करें? अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखकर डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फॉर्क। अब आप क्वेश्चन में ये देख लेना कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो आप देखो ना, यहाँ पर समझो, अगर इंक्रीजिंग है तो फिर ये तो नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, ये वाली होगी, क्योंकि तभी तो इंक्रीज हो पाएगी। पहले की f है, दूसरे की f प्लस एक्स होनी चाहिए, यानी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डिक्रीजिंग होगी तो फिर ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये नहीं हो पाएगी। ठीक? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देख करके डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फॉर्क। इसके बाद क्या करें? इसके बाद क्वेश्चन में कैच द रिलेशन फ्रॉम प्रॉब्लम विच रिलेट frequencies of forks use AP and solve problem। इसके बाद क्या करते हैं कि प्रॉब्लम में एक ऐसी लाइन, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो दो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज को रिलेट कर रहा होगा। वो दो ट्यूनिंग फॉर्क कौन कौन से होंगे, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। और आप उस रिलेशन को कैच करो, पकड़ो, एपी का इस्तेमाल करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इस्तेमाल करो, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। कोई आपको प्रॉब्लम में रोकने वाला नहीं होगा, आंसर तक आप पहुंचेंगे।
अब इस बात को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल भी फ्रेम करते हैं। चेक करिए प्रॉब्लम बोर्ड पर जो लिखी हुई है, 36 ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क आपको दिखाई दिए, यहाँ पे 36 हैं वो। तो 36 ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए गए हैं। 2 सक्सेसिव फॉर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड। 2 लगातार क्रमागत ट्यूनिंग फॉर्क जब आपस में बीट्स बनाते हैं तो वो 4 बीट्स पर सेकेंड है। उसके बाद में इफ़ लास्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी इज ऑक्टेव हाइयर देन फर्स्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी, आखिरी वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पहले वाले ट्यूनिंग फॉर्क से ऑक्टेव हाइयर है। ये बात भी क्वेश्चन में कही जा रही है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है और 29वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब इस क्वेश्चन में हम इन सारी स्टेप्स को जो ये हम लोगों ने डिसाइड की थे इनको यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में सजेशन था कि टू सॉल्व सच प्रॉब्लम कंसीडर सीरीज ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क्स। तो सबसे पहले सीरीज ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया जाए, सीरीज। तो ये रही सीरीज, ये रहा मेरा पहला फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क, ये रहा दूसरा फॉर्क, सेकेंड फॉर्क। ऐसे चलते चलते ये रहा लास्ट यानी 36 वाला फॉर्क। क्वेश्चन में टोटल 36 फॉर्क हैं। तो कह रहा था कि कंसीडर सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स। तो लीजिए हमने सीरीज ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क्स ले लिया एंड लेट फ्रीक्वेंसी एफ फॉर फर्स्ट फॉर्क। और ये मान लिया जाए कि पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ है। ये ऑलवेज करना है ये काम। कभी कभी क्वेश्चन में पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दी जाएगी, तो आप उसको आप अपने स्टेप्स में आप अपनी ट्यूनिंग से उसको क्या मानने वाले हो, एफ। तो उस एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हमने लीजिए पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को एफ मान लिया। अब दोनों लोग मिल करके कोई भी सक्सेसिव हो सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। तो हमने तीसरे चौथे की बात ही नहीं की है। तो पहले और दूसरे को सक्सेसिव ले करके कितने बीट्स हैं, 4 बीट्स हैं। क्वेश्चन में 4 बीट्स हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f+4, और कितनी हो जाएगी, f-4। कौन सा एक्सेप्टेड होगा, कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखकर डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फॉर्क। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी है, तो बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी है तो ये तो आएगा और ये तो नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसीज की देखें तो एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनेगी। तो लीजिए पहला स्टेप फॉलो कर लिया, दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया। अब तीसरा स्टेप देखो क्या है। तीसरा स्टेप ये है कि कैच द रिलेशन फ्रॉम प्रॉब्लम, कैच द रिलेशन फ्रॉम प्रॉब्लम, कैच द रिलेशन फ्रॉम प्रॉब्लम विच रिलेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉर्क्स। तो एक क्वेश्चन में ऐसा रिलेशन आएगा, क्वेश्चन में एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो 2 फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा। आप देखो बच्चों, वो स्टेटमेंट ये है जहाँ ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वो स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आखिरी वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी है ऑक्टेव हाइयर देन फर्स्ट फॉर्क। ऑक्टेव मतलब दुगना, यानी 2 इंटू फर्स्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है। अब जब ये रिलेशन आप कैच कर लोगे तो उसके आगे फिर एपी लगानी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्योंकि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आप बिल्कुल डीपली जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की एपी मिलेगी। अब 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, लास्ट वाले फॉर्क का नंबर बच्चों 36वां है, 36 है।
तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी तो f है। अब 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, लास्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी मीन्स 36th फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ लिखा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ 36वां फॉर्क। तो अब ये फ्रीक्वेंसी की AP बनती है, तो 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? तो AP का जो nवां टर्म था, AP का nवां टर्म कैसे निकलता था? nth टर्म निकालने का तरीका था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। तो 36वां, भाई अगर आपका ट्यूनिंग फॉर्क टोटल 36 है तो आखिरी वाले फॉर्क का टर्म नंबर क्या है? 36वां। तो 36वें टर्म यानी कि लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो सपोज कर लेते हैं लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है F36, 36वें नंबर पे। A माने सीरीज का पहला टर्म, तो फ्रीक्वेंसी में देखो पहला टर्म क्या है? F है। पहला टर्म फ्रीक्वेंसी का क्या है? F है, तो यहाँ पर F लिख दिया। N माने 36वां और D माने 4। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो इस वाले फ्रीक्वेंसी से इस वाले फ्रीक्वेंसी को करोगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की AP बनेगी, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनता है वो फ्रीक्वेंसीज का बनता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो आगे वाला टर्म ये है, पीछे वाला टर्म ये है, तो आपको देखो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आ गई F, और ये हो जाएगा 35 इंटू 4, तो 35 इंटू 4 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 और 12 और 20 यानी कि 140। तो अब 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ये आ गई, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर F प्लस 140 इज इक्वल टू 2F, और यहाँ से देखिए F निकल आएगा, F इज इक्वल टू 140। तो एक क्वेश्चन जो आंसर आपका मिलना था फर्स्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी वो तो हो गया। अब 29वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो 29वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एक आंसर तो ये आ गया। अब 36वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकली थी, इधर 29वें फॉर्क की निकालो फ्रीक्वेंसी। तो 29वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F29, तो फंडा है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 29वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी A माने सीरीज के फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? F है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर F है। n माने 29 माइनस 1, D कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना था? कॉमन डिफरेंस 4 था, यहाँ पर 4 आ गया। तो ये आ गया F29। F की वैल्यू निकल चुकी है, कितनी है? 140 प्लस 28 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 और 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 5 2। तो जिस वे का ये क्वेश्चन है उसी वे को डिस्कस किया जा रहा है। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी बन सकती है। इसी तरीके की एक प्रॉब्लम और है बोर्ड पर, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। 26 tuning forks arranged in increasing order of frequencies such that 2 successive fork give 6 beats per second. If last fork frequency is 3 times than first fork frequency, then find, ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्क फ्रीक्वेंसी, 13वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और आखिरी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आपके सामने क्वेश्चंस आता है और हमने आपको सजेशन दिया कि पहले आपको क्या करना है। तो चलिए सजेशन का पहला पॉइंट, हम सबसे पहले फॉर्क जो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं उनका जो है सीक्वेंस कंसीडर करके बना लेंगे। तो पहला फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क, सेकेंड फॉर्क, थर्ड फॉर्क एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 26 ट्यूनिंग फॉर्क है तो लास्ट वाला फॉर्क कितना होगा? 26।
26th फॉर्क। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को f मान लेंगे। तो पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को f मान लिया। क्वेश्चन में देखा कहीं पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी तो नहीं गई है, अगर दी जाती तो f बराबर वही जो वैल्यू दी जाती। फिर दूसरे फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को बहस करके निकालेंगे। कैसे बहस करेंगे, सक्सेसिव फॉर्क 6 बीट्स देते हैं, तो यानी कि ये और ये मिलके 6 देंगे, ये और ये मिलके भी 6 देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, f+6 और कितनी हो जाएगी, f-6। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब सेकंड वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ये तो होगी, ये नहीं होगी, डिसाइड हो गया। फिर क्या सजेशन था, क्वेश्चन में उस लाइन को पकड़ते हैं जिसने 2 ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज को आपस में रिलेट किया हुआ है। तो देखो बच्चों, वो लाइन ये है कि आखिरी वाले फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से 3 गुना ज़्यादा है। यानी क्वेश्चन की वो लाइन आपसे ये कह रही है आखिरी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी यानी लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 3 इंटू फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन की लाइन है। अब पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, f मानी है तुमने, और लास्ट फॉर्क कौन से नंबर का है, तो लास्ट फॉर्क 26वां है, तो यहाँ पर हो गया f26। अब ये f26 का मतलब है 26वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कैसे निकलेगा, AP से निकलेगा। तो AP में nth टर्म कैसे निकलता था, nth टर्म निकलता था, nth टर्म की वैल्यू निकलती थी a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 26वें टर्म की वैल्यू चाहिए a+n-1 इंटू डी। यहाँ जो AP होगी वो फ्रीक्वेंसी की AP होगी। इसका मतलब A माने फर्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म यानी कि फ्रीक्वेंसी f है, n माने 26 माइनस का 1, d माने कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों एक बार फिर से देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 का आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता था आगे वाला टर्म कितना है f+6 माइनस पीछे वाला टर्म f है, तो d की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 26वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f प्लस ये 25 हो जाएगा, 25 6 150। तो लीजिए 26वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आ गई f+150 इज इक्वल टू 3f। तो 150 इज इक्वल टू आ गया 2f। तो यहाँ से f इज इक्वल टू 150/2 यानी कि 75। तो इसका आंसर मिल चुका कि फ्रीक्वेंसी जो है पहले फॉर्क की 75 हर्ट्ज है। अब 13वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरीके की प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी की AP बनती है, तो 13वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी भी AP लगा के आ जाएगी। 13वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो nवें टर्म की वैल्यू निकालने का फार्मूला ये है। तो 13वें फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f13 इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। f13 a माने फर्स्ट टर्म की वैल्यू f है, n माने 13, d माने 6, यस। f की वैल्यू निकल चुकी है 75 प्लस 12 6 72, तो ये आ जाएगा 527 7 40। तो लीजिए 13 फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आ गई 147 हर्ट्ज। और लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, तो 2 रास्ते हैं, AP से भी निकाल सकते हो लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, और वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कि लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पहले वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से 3 गुना है, उससे भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ने कह रखा था ये वाला फंडा कि लास्ट वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से 3 गुना ज़्यादा है। ये 75, 3 5 15, 3 7 21 और ये 22 हर्ट्ज। तो ये प्रॉब्लम थी जिसको कि आप देखेंगे अपने अनसॉल्व पेपर में, तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है प्रॉब्लम, जिसको हमने आपको करना सिखाया। एक प्रॉब्लम बच्चों और करते हैं,
डिफरेंट टाइप, और फिर इसके बाद में आज की ये क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि अलग अलग वेवलेंथ की दो वेव्स हैं, वो सुपर इम्पोज करती हैं। तो पहला क्वेश्चन बना कि बताओ क्या होगा, क्योंकि वेव अगर मिलती हैं तो इंटरफेरेंस भी हो सकता है, वेव अगर मिलती हैं तो बीट्स भी मिल सकता है, वेव्स अगर मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव भी बन सकता है, वेव्स अगर मिलती हैं तो लिसाजियस फिगर भी बन सकता है। तो क्वेश्चन होगा कि टू वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, चलो हमने मान लिया कि उनका वेवलेंथ λ1 और λ2 है। सुपर इम्पोज देन देयर इज, तो कौन सी घटना वहां पर होगी? क्या इंटरफेरेंस होगा, या फिर बीट्स बनेंगे, या फिर स्टैंडिंग वेव SW बनेगी, या फिर लिसाजियस फिगर LF, L फॉर लिसाजियस, F फॉर फिगर। बच्चों आंसर है बीट्स बनेंगे। देयर इज बीट्स फिनोमेना। तो अब क्वेश्चन आया कि बीट्स क्यों बनेंगे भाई, क्या वजह है? तो सोचने वाली बात है कि अगर अलग अलग वेवलेंथ की दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, मान लो एक वेव ये है जिसका वेवलेंथ λ1 है, और एक वेव ये है, इसका वेवलेंथ λ2 है। तो जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो इनकी स्पीड जो है वो सेम होगी। क्यों स्पीड सेम होगी? क्योंकि न्यूटन ने कहा कि मैकेनिकल वेव मीडियम सेम तो स्पीड सेम। अगर ये दोनों लोग सुपर इम्पोज होंगी और पहली वाली वेव पानी में है, वाटर में है, तो सुपर इम्पोज होने के लिए दूसरी वेव भी कहाँ होनी चाहिए? पानी में ही होनी चाहिए। अगर पहली वाली वेव एयर में है तो सुपर इम्पोज के लिए दूसरी वेव भी कहाँ होनी चाहिए? एयर में। तो इस बात से ये पता चल पा रहा है कि दोनों वेव सुपर इम्पोज अगर करेंगी तो 100% उनके मीडियम क्या होंगे? सेम होंगे। और उधर न्यूटन ने हमको फंडा दिया कि अगर मीडियम सेम है तो फिर स्पीड सेम होगी। अब देखिए दोनों की स्पीड सेम है, लैम्डा अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो फंडा होता है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अब लैम्डा अलग अलग तो फिर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग। तो ये पक्का हो गया कि जिन वेव्स का वेवलेंथ अलग अलग है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग है। और जब हमने ये पता कर लिया तो मान लिया इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव जब मिलती हैं तो आपको पता है कि बीट्स बनेंगे। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी वो बीट्स कभी पूछ भी लेंगे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि क्वेश्चन में और आगे जाना है तो हमने ये वाला फंडा लगाया f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो λ1 के लिए फ्रीक्वेंसी f1 है और λ2 के लिए फ्रीक्वेंसी f2 है। तो लीजिए फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे। अब बीट्स बना लीजिए। तो बीट्स बराबर होता है बड़ी फ्रीक्वेंसी और माइनस का छोटी फ्रीक्वेंसी। और फिर बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। बट आपको ये डिस्कशन जो अभी हमने किया इज रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक न्यूमेरिकल लेते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए बोर्ड पर जो क्वेश्चन है, टू वेव्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ की हैं। टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर एंड 1.01 मीटर सुपर इम्पोज गिव्स 4 बीट्स इन 1 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। तो आपको ये पता है कि अलग अलग वेवलेंथ की वेव हमेशा ही बीट्स बनाती हैं। क्यों बनाती है डिस्कस किया था। तो हम क्या करें, पहले f1 निकाल लें। तो λ1 कितना है? 1 मीटर है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? v बाई λ1, यानी कि f1 बराबर हो जाएगा v बाई 1 मीटर। और λ2 कितना है? 1.01 मीटर है। तो f2 बराबर हो जाएगा v बाई λ2। तो
F2 बराबर हो जाएगा V अपॉन 1.01। तो फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब बीट्स बराबर होता है बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स बराबर बिग फ्रीक्वेंसी माइनस का स्मॉल फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए कौन बड़ा है फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लैम्डा के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। जिसका लैम्डा छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी। तो यहाँ पर ये बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ये छोटी फ्रीक्वेंसी है। तो बीट्स कितने हैं क्वेश्चन में? 4 हैं। बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? F1। छोटी क्या है? F2। तो 4 इज इक्वल टू V अपॉन 1.00 माइनस का V अपॉन 1.01। देखिए बच्चों यहाँ से V निकल आएगा, यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल टू V कॉमन हो गया 1/1 माइनस का 100 अपॉन 101। तो ये 4 इज इक्वल टू V 101 माइनस का 100 अपॉन में 101। सॉल्व कर ले तो V की वैल्यू आ जाएगी 404 मीटर पर सेकेंड। हमने सारी कैलकुलेशन SI में की इसलिए। तो आज की क्लास में ये 2 और प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी ऐड हो गई हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बीट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देख रहे हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में बीट्स की और प्रॉब्लम्स देखेंगे। और इसके पहले जितने भी आपको 2 लेक्चर दिए गए हैं रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर कहीं आपकी फंसती है तो ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट्स करके, मैसेज करके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स टू ऑल।